हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A of n cross n order is said to be nilpotent if for some natural number k a की पावर k, यानी कि a को हम k टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ऐसा k मिल जाता है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोल देते हैं? नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, और जो ये k होता है, वेयर k इज लिस्ट नेचुरल नंबर सच दैट a की पावर k इज 0, यानी कि a की पावर r 0 होगी फॉर ऑल r ग्रेटर देन इक्वल टू k, और a की पावर r 0 नहीं होगा अगर r हम लें लेस देन k। तो लिस्ट नेचुरल नंबर होता है जिससे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब इस a को हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ a। ठीक है, कि इस k को जो लिस्ट नेचुरल नंबर आपको मिल रहा है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, उसको हम इस मैट्रिक्स के लिए क्या बोल देंगे? इंडेक्स ऑफ a। फॉर एग्जाम्पल, सबसे जनरली यहाँ पे किसी में एग्जाम्पल आसान जो देख सकते हो वो है जीरो मैट्रिक्स। अगर आप किसी भी ऑर्डर की, यहाँ पे हम 2 क्रॉस 2 की ले रहे हैं, अगर आप जीरो मैट्रिक्स लेते हो तो उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा? अगर मैं a यहाँ पे लूँ, इंडेक्स ऑफ a इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपने नोट आउट करके चलना है। A matrix let A is non-zero matrix, then index of A always greater than equal to 1, क्योंकि 1 इंडेक्स की ओनली जीरो मैट्रिक्स ही पॉसिबल हो सकती है। अगर आप नॉन जीरो मैट्रिक्स लेते हो जो नीलपोटेंट है तो इसका जो इंडेक्स होगा उसके लिए जो लिस्ट इंटीजर मिलेगा के, वो क्या होगा? लिस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 या 1 से बड़ा। 1 तो हो ही नहीं सकेगा, 1 से बड़ा। ठीक है, ऑलवेज अगर नॉन जीरो लेते हो तो जीरो के लिए इंडेक्स 1 हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स की कुछ जनरल फॉर्म्स जिनसे आप उस मैट्रिक्स को पहचान पाते हो कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं। तो फर्स्ट है कि हम कैसे पहचान सकते हैं, तो हम ले सकते हैं स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर। मैट्रिसेस आर नीलपोटेंट। तो फर्स्ट फॉर्म है जिससे आप पहचान सकोगे कि वो नीलपोटेंट है। अगर आपको कोई भी स्ट्रिक्टली मतलब आप जो ऊपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेते हो उसके डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो कर देते हो तो नॉन जीरो स्टार्ट होगा, वो आपकी सुपर डायगोनल से स्टार्ट होगा अगर आपकी अपर ट्रायंगुलर है, और सब डायगोनल से नॉन जीरो एंट्री शुरू होगी अगर आपकी लोअर ट्रायंगुलर है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो 0 0 1 0, तो ये आप देख सकते हो अपर ट्रायंगुलर है लेकिन स्ट्रिक्टली डायगोनल एलिमेंट्स जीरो रखे हुए हैं। इसी तरह से आप 0 1 2 0 0 3 0 0, ये भी स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर। ये तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल
हमारे किस फॉर्म में चले जाते हैं, वो निलपोटेंट होंगे। और आप पावर इनको करके देख सकते हो कि इनका इंडेक्स क्या होगा। ठीक है, दूसरी इसमें फॉर्म आपको नज़र जो आ सकती है कि कोई भी मैट्रिक्स ए विद रैंक ऑफ ए, अगर आपको दिया जाता है रैंक ऑफ ए 1 दिया हुआ है और साथ में हमें पता चल जाए कि उसका ट्रेस क्या आ रहा है 0, अगर ये दो चीज़ें होती हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर, तो वहाँ से आप बोल सकते हो कि ए इज़ निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जब रैंक ऑफ ए दिया हुआ है तो यहाँ से आप बोल सकते हो इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो 0 आएगा, विच इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 0 एज आइगन वैल्यू, कि यहाँ पे कम से कम एक बार 0 आइगन वैल्यू पक्का बनेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या आ रहा है 0। फिर हम एक रिजल्ट यूज़ करते हैं, ये हमने किया ही भी था, कि जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है ऑफ लेमडा किसी भी आइगन वैल्यू के लिए, वो आपकी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा से बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 निकालेंगे, कितनी बार आ सकता है उसके कोरस्पोंडिंग कितने नॉन जीरो वेक्टर्स मिलेंगे हमें। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 क्या होती है, n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लेमडा i। लेमडा आपका 0 है तो हम रैंक ऑफ a चेक करेंगे। अब रैंक ऑफ a हमें गिवन है 1, तो n माइनस 1 टाइम्स n माइनस 1 हमें क्या मिलेंगे, 0 के कोरस्पोंडिंग वेक्टर्स मिलेंगे, जो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी। अब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इससे बड़ी होगी, यानी कि 0 के आने की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो या तो n माइनस 1 या n माइनस से बड़ी, यानी कि n टाइम भी आ सकता है। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर आपको ट्रेस 0 गिवन है, ट्रेस अगर आपको 0 गिवन है और 0 n माइनस 1 टाइम्स आ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि जो एक आइगन वैल्यू बच गई उसकी पॉसिबिलिटी लेमडा n से मान लो, या लेमडा भी मान सकते हो, और बाकी सब को 0 0 रखेंगे तो उसका जो ट्रेस आएगा वो 0, क्योंकि हमने लिया हुआ है, तो जो अदर लेमडा आएगा वो भी 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि सारी की सारी आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगी 0 0, n टाइम्स 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस रैंक 1 मैट्रिक्स विद ट्रेस ए 0 आ रहा है तो वो निलपोटेंट मैट्रिक्स की आपकी पहचान होती है। ठीक है, फिर आगे इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स करते हैं। अब नेक्स्ट हमें देखना होता है कि इफ ए एंड बी आर निलपोटेंट देन ए प्लस बी मैट्रिक्स के बारे में आप क्या बोल सकते हो। अगर आपको ए और बी निलपोटेंट मैट्रिक्स दे रखी है तो क्या ज़रूरी है कि ए प्लस बी आपका निलपोटेंट होगा, तो आपने ध्यान रखना है कि ए प्लस बी में और मे नोट बी, मे और मे नोट बी निलपोटेंट। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो, ए को आप ले लो 0 ये, और बी को आप ले सकते हो 0 0 1 0। ये भी क्या है, निलपोटेंट है, ये भी निलपोटेंट है, इसका इंडेक्स 2 है, इसका भी 2 है। फिर आप ए प्लस बी जब करोगे तो जो मैट्रिक्स आपको मिलने वाली है वो मिलेगी 0 1 1 0। तो यहाँ से ये निलपोटेंट नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप ले सकते हो जिससे आप बता सकते हो कि ए प्लस बी का निलपोटेंट होना कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये कब हो सकता है, तो इसके लिए जो कंडीशन है कि ए एंड बी आर निलपोटेंट, ए प्लस बी जो होगा इज निलपोटेंट
इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी कि अगर वो मैट्रिसेस आपकी कोम्यूट कर जाती हैं तो ए प्लस बी की पॉसिबिलिटी है कि वो निलपोटेंट हो सकता है। ठीक है, इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ये आता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो जनरली ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता, तो आप उसको 2ab या 2ba नहीं लिख सकते। ठीक है, जनरली। लेकिन जब ये a और b आपस में कम्यूट कर जाते हैं तो वहाँ पे हमारा बाइनोमियल थ्योरम लग सकता है। उस केस में हम a प्लस बी की पावर k कि जो भी हम जानना चाहते हैं कि a प्लस बी का इंडेक्स क्या होगा, तो वो आप यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा पाओगे। NC0 a की पावर k, या आप इसको लिख सकते हो NCR, और समेशन हो जाता है ये R0 से k, और a की पावर k ले रहे हो तो b की पावर k माइनस r, यहाँ r लो, यहाँ k माइनस r, इस फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसे आप लगा सकते हो बाइनोमियल थ्योरम। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर कम्यूट कर रही हैं तो निलपोटेंट हो जाएंगी, उनका सम निलपोटेंट हो जाएगा। अब जब इंडेक्स ऑफ ए m है, इंडेक्स ऑफ बी n है, तो आपने ध्यान रखना है कि जो इंडेक्स होगा a प्लस बी का, अगर आपकी a प्लस बी निलपोटेंट हो जाती है तो वो लेस देन इक्वल टू इंडेक्स ऑफ a प्लस इंडेक्स ऑफ बी माइनस 1, यानी कि m प्लस n माइनस 1 होगा। ये आपने ध्यान रखना है फॉर्मूला कि जब अगर a प्लस बी अगर आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स बन जाती है तो उसका जो इंडेक्स आएगा वो इंडेक्स ऑफ a प्लस इंडेक्स ऑफ b माइनस 1 के इक्वल होगा। ठीक है, फिर आप इसके बाद में क्वेश्चन ये हो सकता है कि इफ़ a and b are nilpotent देन ए बी के बारे में क्या बोल सकते हो, उनकी प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल सकते हो कि वो निलपोटेंट होगी या नहीं। तो वो भी हम बोल सकते हैं कि देन ए बी, ए और बी निलपोटेंट है तो ए बी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ए बी मे और मे नॉट बी निलपोटेंट, ये भी आपने रिजल्ट के तौर पर ध्यान रखना है। इसके लिए भी आप एग्जाम्पल आई थिंक ये भी यही चल जाएगा, क्योंकि जब ए और बी की जब मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से अगर ये लिया जाए तो ए बी की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 यहाँ आ गया। ठीक है, तो 1 यहाँ आ गया तो आपको नज़र आ रहा है कि ना तो ये स्ट्रिक्टली अपर बन रही है ना स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर बन रही है। इसके बाद भी आप चेक कर सकते हो इसको, ये मैट्रिक्स बनेगी, आपको कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो इसके लिए इंडेक्स बनेगा। और इंडेक्स के लिए आप एक रिजल्ट और ध्यान रखना आपने कि जो इंडेक्स होगा वो इंडेक्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू n। n क्या होता है, ऑर्डर, ए का ऑर्डर जो है वो उससे कम या उससे बराबर हो सकता है, उससे बड़ा ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही। अगर आपको a स्क्वेयर 0 नहीं मिला यहाँ पे तो a क्यूब a4 ऐसा ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडेक्स जस्ट आपका ये रिजल्ट है कि इंडेक्स या तो n या n के इक्वल या n से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ए बी भी मे और मे नॉट भी निलपोटेंट हो सकता है। और सेम इस तरह का रिजल्ट यहाँ पे भी है कि इफ़ ए बी इज़ निलपोटेंट, ए बी दोनों की प्रोडक्ट निलपोटेंट हो जाएगी इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी, यानी कि दोनों की दोनों कोम्यूट कर जाए। तो ये दो ऐसी मैट्रिक्स हैं जो आपस में कोम्यूट नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो अगर कोम्यूट कर गई तो ए और बी अगर आपने निलपोटेंट ले रखी है, साथ में कोम्यूट भी कर रही हैं, तो वो निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है,
तो फिर क्वेश्चन है कि ए बी जब निलपोटेंट बन गई तो उसका इंडेक्स क्या होगा, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हो। इंडेक्स ऑफ ए बी, प्रोडक्ट का जो इंडेक्स होगा वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ इंडेक्स ऑफ ए और इंडेक्स ऑफ बी का जो मिनिमम है वो आप रिजल्ट में ध्यान रखना है। ये कैसे होता है, क्योंकि जब हम ए बी इज इक्वल टू बी ए ये आ रहा है तो ए बी आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगी। तो वहाँ से अगर ए बी की पावर अगर हम मिनिमम लेते हैं, मिनिमम ऑफ एम और एन लेंगे, तो ए की पावर मिनिमम एम एन, क्योंकि हमने ले लिया है कि ए का इंडेक्स एम है, बी का इंडेक्स एन है, तो इसी तरह से बी की पावर भी क्या हो जाएगी, मिनिमम ऑफ एम और एन। अगर मिनिमम आपका एम हुआ, अगर मिनिमम आपका एम हुआ तो यहाँ पे एम आएगा, ए की पावर एम जीरो हो जाएगा क्योंकि मैट्रिक्स ए का इंडेक्स एम है। अगर आपका इंडेक्स हुआ मिनिमम हुआ एन तो यहाँ पे तो जीरो नहीं आएगा, लेकिन बी की पावर एन आएगा। बी की पावर एन क्योंकि इंडेक्स हमने बी का एन लिया हुआ तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए ये दो रिजल्ट हैं कि ए बी और ए प्लस बी कब निलपोटेंट हो सकते हैं, अगर आपने ए और बी को निलपोटेंट मैट्रिक्स ली हुई हैं और उनका इंडेक्स जो बनता है वो कैसे बनेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो कि इफ k इज एनी नॉन जीरो इंटीजर देन k a के बारे में आप क्या बोल सकते हो, वेयर a क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स आपको दी हुई है। ठीक है, अगर आपको a निलपोटेंट दी हुई है देन उसका अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो a के साथ k का, इज आल्सो निलपोटेंट विद सेम इंडेक्स एज ए। जो इंडेक्स ए का है वो इंडेक्स इसका होगा, क्योंकि के ए की पावर जब आप मान लेते हो कि इंडेक्स ऑफ ए आप मान लो कि m है, तो हम चेक करेंगे क्या इसका इंडेक्स भी m आ सकता है। तो इसको आप k की पावर m और a की पावर m ये लिख सकते हो। ठीक है, तो m a का इंडेक्स है, k नॉन जीरो है, तो ये क्या बन जाएगा जीरो। तो k की पावर m इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी, सेम हो जाता है। लेकिन अगर आपका k जीरो हो जाता है, इफ़ k इज़ जीरो, तो विच इम्प्लाइज दैट k क्या बन जाएगा जीरो। तो यहाँ पे इसका जो रैंक आए वो सॉरी इंडेक्स जो आएगा, इंडेक्स ऑफ के ए क्या हो जाता है 1, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स बन चुकी है। जीरो मैट्रिक्स का इंडेक्स क्या होता है के। तो ये ध्यान रखना आपने, जब तक आपने नॉन जीरो नहीं बोला तो तब तक आप के ए का इंडेक्स भी नहीं बता पाओगे, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो इंडेक्स 1 भी हो सकता है, अगर ये नॉन जीरो हुआ तो इंडेक्स इसका m भी हो सकता है। ठीक है, फिर है इफ a इज निलपोटेंट देन a की पावर k के बारे में आप क्या बोल सकते हो। अभी इस k को इंडेक्स मत समझना, ये k कोई पॉजिटिव पावर आ रही है। ठीक है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज आल्सो निलपोटेंट, ये भी निलपोटेंट होगी। अब इसका इंडेक्स कैसे करेंगे, इसका इंडेक्स क्या हो सकता है, तो हम पहले मान लेते हैं कि जो इंडेक्स ऑफ ए है वो हमने m लिया हुआ है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं साथ में कि a की पावर k, क्योंकि जब a की पावर k करोगे, ये आप चेक कर सकते हो निलपोटेंट क्यों होगी, क्योंकि a की पावर k, a का इंडेक्स m है तो आप उसकी पावर m करके देखोगे। इसको आप a की पावर m k भी देख सकते हो, ये जीरो की पावर k, ये जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। तो a की पावर k निलपोटेंट तो होगा, ठीक है, लेकिन a की पावर k का इंडेक्स क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, a की पावर k के इंडेक्स को मान लेते हैं कि r होगा, ये मान लेते हैं हम। ठीक है,
अगर इंडेक्स की पावर ए की पावर के का इंडेक्स आर होगा तो उसका मतलब क्या है, आर इज लिस्ट नेचुरल नंबर, आर इज लिस्ट नेचुरल नंबर है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी अगर होगा तो वो आर से छोटी पावर इसकी इंडेक्स ए की पावर 0 नहीं हो पाएगी। तो ए की पावर के उसकी पावर आर, आप इसको a इंटू ए की पावर के आर लिख सकते हो। ये लिखने के बाद यहाँ ये 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स ए की पावर के का आर माना हुआ वो पावर 0 मैट्रिक्स बनेगा। अब यहाँ से हमें ए की पावर के आर आ रही है, यानी कि जो के आर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम ही होगा, क्योंकि एम इंडेक्स ए का लिया हुआ है, इससे छोटी पावर्स 0 नहीं बना सकती, ठीक है। यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो आर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम बाई के आएगा, यानी कि आर जो होगा वो एम बाई के से बड़ा नेचुरल नंबर है, यानी कि ये लिस्ट है, बाकी जो होगा वो इससे बड़ा ही होगा। तो इसके लिए हम एक फंक्शन ले लेते हैं कि जो आर आएगा इसका इंडेक्स आएगा, इंडेक्स ऑफ ए की पावर के जो आएगा वो आपका फंक्शन आ जाता है एम बाई के, यानी कि ये अगर आप x मान रहे हो तो हम लिखेंगे इंटीजर नॉट लेस देन m बाई के। ऐसा इंटीजर लेके आना है जो m बाई के से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि m बाई के से बड़ा। फॉर एग्जांपल अगर बात करें 3/2 की, तो इस फंक्शन का मीनिंग क्या होगा कि ये जो भी आ रहा है 1.5 आएगा। ऐसा इंटीजर लेके आना है जो इससे छोटा ना हो, यानी कि 2, तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप इंडेक्स ऑफ ए की पावर के भी निकाल सकते हो और इंडेक्स ऑफ के ए भी निकाल सकते हो, तो ये आपको पता होना। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। एंड मिनिमल पोलिनोमियल, इनके बारे में। फॉर नीलपोटेंट मैट्रिक्स, अगर आपको ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स गिवन है तो उसका जो मिनिमल पोलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आप कैसे बता सकते हो। अब हमें पता है कि अगर ए नीलपोटेंट बन रही है तो ए की पावर के 0 हो रखा होगा, जहाँ पे के क्या है, इंडेक्स ऑफ ए आपने लिया हुआ है, ठीक है। ए की पावर के 0 होगा, उससे छोटी पावर पे ये 0 नहीं होने वाला, ठीक है। अब ये इसको सेटिस्फाई करेगी, इसको आप ना तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बोल सकते अभी तक, ना इसको आप मिनिमल पोलिनोमियल बोल सकते। लेकिन अगर हम बात करें मिनिमल पोलिनोमियल की, तो मिनिमल पोलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले वो मोनिक होना चाहिए, तो मोनिक भी है ये। दूसरी बात, जिसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि कोई भी ऐसा पोलिनोमियल आप उठाते हो जो ए के लिए एनिहिलेट का काम करेगा, यानी कि पुट करने के बाद 0 बना रहा है, वो एनिहिलेट भी करना चाहिए और साथ में इसको डिवाइड भी करना चाहिए। यानी कि पहली पॉसिबिलिटी आपकी है कि इसके कोऑर्डिंग अगर आप, यानी कि आपको x की पावर k इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है कि ये जो मैट्रिक्स है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो जो मिनिमल पोलिनोमियल की पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि वो x हो सकता है, तो x इज इक्वल टू 0, ये मोनिक भी है, इसको डिवाइड भी कर रहा है, ठीक है, और साथ में सेटिस्फाई भी कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x इज इक्वल टू 0 है, यानी कि आपकी मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे 0 मैट्रिक्स के लिए ही हो सकता है ऐसा, और किसी के लिए भी मैट्रिक्स के लिए ऐसा नहीं हो सकता मिनिमल पोलिनोमियल ऐसा। तो यहाँ से ये मैट्रिक्स क्या आ गई, 0, और इसका इंडेक्स क्या हो गया, 1। फिर पॉसिबिलिटी है कि क्या अब हम x की पावर कोई 2 ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं, वो डिपेंड करेगा x की पावर k पे, क्योंकि x की पावर हमें ऐसी लेनी होती है कि जो इस पूरे को डिवाइड करे। तो सबसे पहले k को डिवाइड करने वाला काम होना चाहिए, k को डिवाइड, तो k 2 ले सकेंगे कि नहीं ले सकेंगे मिनिमल पोलिनोमियल में। अब ठीक है, इसको डिवाइड भी करेगा, मोनिक भी है, बट क्या x² इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि जो k है वो लिस्ट है, उससे छोटी पावर्स पे अगर आपने 2
के से छोटा लिया हुआ है तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कभी भी। x3 के लिए भी ऐसा नहीं हो पाएगा, यानी कि x की पावर r कभी भी 0 नहीं हो सकती अगर आप r को लेस देन k ले रहे हो तो। ये k इंडेक्स है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि मिनिमल पोलोमियल की एक ही पॉसिबिलिटी है, वो क्या है, x की पावर k, और वो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि x की पावर k पे 0 भी आ जाएगा, इसको डिवाइड भी करेगा, मोनिक भी है और एनिलेट भी कर रहा है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो मिनिमल पोलोमियल होगा, मिनिमल पोलोमियल फॉर a क्या आएगा, x की पावर इंडेक्स ऑफ a, ठीक है। तो मिनिमल पोलोमियल क्या बन गया, x की पावर इंडेक्स ऑफ a, जहाँ पे a निलपोटेंट मैट्रिक्स है। अब अगर ये है आपका अगर मिनिमल पोलोमियल, तो आइगन वैल्यूज के बारे में आप क्या बोल सकते हो, आइगन वैल्यूज। तो हमें पता है कि आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, मिनिमल पोलोमियल के रूट्स जो होते हैं वो आइगन वैल्यू बनते हैं और आपस में सेम होते हैं, उनकी मल्टीप्लिसिटी के बारे में पता नहीं होता, लेकिन आइगन वैल्यूज इसी से पॉसिबल रूट होते हैं। तो x की पावर k इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब विच इम्प्लाइज दैट ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ a आर 0, यानी कि निलपोटेंट मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यू क्या होती हैं, 0। ये ध्यान रखना है। अगर सभी के सभी आइगन वैल्यू 0 हैं तो हम कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल कैसे लिखते हैं, x माइनस लेमडा 1 की पावर k1। यहाँ पे तो लेमडा क्या आ रहा है, सिर्फ 0 ही आ रहा है, तो x की पावर ही पॉसिबल होगी। अब दूसरी बात, कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल की डिग्री क्या होती है, ओ ए के ऑर्डर के बराबर, तो कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल का ऑर्डर क्या हो जाएगा, n। तो x की पावर n आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल होगा किस फॉर्म में, निलपोटेंट मैट्रिक्स में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल और मिनिमल पोलोमियल और आइगन वैल्यू सारी की सारी क्या होती हैं, 0। फिर आप बता सकते हो डिटर्मिनेंट के बारे में, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a भी 0 होगा क्योंकि सारी की सारी आइगन वैल्यू 0 है। इसी तरह से ट्रेस के बारे में भी, ट्रेस ऑफ a क्या होगा, वो भी 0 होगा। तो इसीलिए जब हमने टाइप स्टडी की थी, फॉर्म स्टडी की थी कि रैंक ऑफ a और साथ में ट्रेस a को 0 रखा था, वो इसी वजह से रखा था क्योंकि a की सारी आइगन वैल्यू 0 होती हैं, ट्रेस 0 आता है, नॉन 0 कभी नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ से भी आप पहचान कर सकते हो। डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आ रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं, उल्टा नहीं, लेकिन अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने वाली है, ये आपने ध्यान रखना होता है जितना भी है। फिर दूसरी बात, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में जब हमने किया था, अब ओनली आइगन वैल्यू 0 हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग कितने जॉर्डन ब्लॉक होंगे। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स ऑफ 0, क्योंकि अकेली आइगन वैल्यू पॉसिबल है 0, तो वो क्या होता है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0। ये हमने जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जब किया था पहले, वो लेक्चर देख सकते हो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 क्या होती है, n माइनस रैंक ऑफ, जिसकी आप मल्टीप्लिसिटी चेक कर रहे हो ज्योमेट्रिक, माइनस लेमडा i, तो यहाँ पे लेमडा 0 है तो रैंक ऑफ a, तो ये आपका n माइनस रैंक ऑफ a क्या आ जाता है, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स इन दी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म फॉर निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये होता क्या है, नलिटी, यानी कि कितने जॉर्डन ब्लॉक्स आ रहे हैं वो आपको क्या बताएगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स की नलिटी बताएगा, यानी कि नल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे वो आपको पता चल जाता है, ठीक है। इस तरह से हम निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में जान सकते हैं। तो हमने इसमें कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल, मिनिमल पोलोमियल, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के अंदर कितने ब्लॉक्स होंगे और वहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी होती हैं वो सब डिस्कस किया, तो जो आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करने में हेल्प करता है।